Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Scholarship Salad. I hope you will be fit and fine, and today we are going to talk about the scholarship program for master degree programs by South Korea, a Futures Global Leaders program by the Gyeongsang National University. इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि बेसिकली आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आज जो हम बात करेंगे जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, जिसमें फ़र्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसमें मैं आपको पूरी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी कैंपस लाइफ के हवाले से हम बात करेंगे, और जो थर्ड हमारा इसका जो फॉर्म का सेक्शन है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और काइंडली चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब तो कर दें भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट्स रिगार्डिंग स्कॉलरशिप की वो आपको मिलती रहे। ये इनका कैंपस का आउटलुक है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली जो है वो 2 इयर्स प्रोग्राम्स यानी कि 4 सेमेस्टर है फॉर द मास्टर डिग्री students. Scholarship students are generally not permitted to take the leave of absence for 2 years after admissions. However, if they must take a leave of the absence due to unavoidable circumstances, the period of absence will not be included in the scholarship period. अब इनका मतलब ये है कि आपने जैसे आपकी एडमिशन होती है तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, उसमें आपको ये जो लीव वगैरह नहीं लेनी है, और the student is responsible covering all the expense incurred after the end of the scholarship period. जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म होती है तो आपको जो है वो बाकी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद बियर करने होंगे, लेकिन जब तक ये स्कॉलरशिप होगी तब तक आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। इनका जो टोटल एनुअल स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो कोरियन करेंसी में इतना है, और मैं यूएस में आपको बताना चाहूँ तो होंगे 13,500 यूएस डॉलर्स, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है आपको अपनी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। इसमें जो है वो स्कॉलरशिप टाइप में बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें एक है ट्यूशन स्कॉलरशिप, जिसमें आपकी जो ट्यूशन अमाउंट है वो हर सेमेस्टर के एंड में पे की जाएगी, ठीक है। और बाकी जो स्कॉलरशिप वन फ्रॉम एन एडवाइज़र यानी कि बी कैटेगरी है, जिसमें जो कि वेरी करती है, ठीक है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, जो कि हर मंथ में आपको दी जाएगी। बाकी स्कॉलरशिप टू यानी कि जो GNU यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंडिंग के हवाले से जो कि सी कैटेगरी है, वो जो है वो इनकी करेंसी के मुताबिक आई थिंक 3 लैक्स होंगे, ठीक है, पर मंथ। और टोटल जो है वो इनको मिलाकर बनते हैं आई थिंक आपको मैंने ऊपर बताए हैं 13,500 यूएस डॉलर, ठीक है। इनकी करेंसी के मुताबिक इतने बनते हैं कोरियन की करेंसी के मुताबिक। अब ये जो बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप वन फॉर BK21 प्रोग्राम कवर ट्यूशन, सो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पे देयर ट्यूशन यूजिंग देयर BK21 स्कॉलरशिप। अब ये वाली कैटेगरी, ये देखें, ये वाली जो कैटेगरी है इसमें बोल रहे हैं कि ये आपकी ट्यूशन फ़ी कवर्ड करेंगे, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द स्कॉलरशिप पेमेंट डेट मे बी सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट पेयर नोटिसिंग डिपेंडिंग ऑन द स्कूल सर्कमटेंसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको एक सेपरेटली एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि मई में स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉल 2023 के लिए। यानी कि अब इसमें आप जैसे अप्लाई करेंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना उनके लिए ये जो है वो कह रहे हैं कि आपको सेपरेटली एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना होगा फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और उनको ये जो है वो सारी गाइडलाइंस दी जाएगी यानी कि रिगार्डिंग एडमिशन की। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने सारे या तो कोरियन लैंग्वेज या तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सबमिट करने हैं। If the original documents are not in Korean or English, they must be translated into either Korean or English by the issuing institute or notary agency. तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोरियन या इंग्लिश में नहीं है तो वो ट्रांसलेट होंगे, यानी कि कोरियन या इंग्लिश में आपके इंस्टीट्यूट से, या जो आपकी एजेंसी होती है नोटरी एजेंसी, वो इसको ट्रांसलेट करके देगी, ठीक है। डिटेल्स रिगार्डिंग
Details regarding the evaluation and screening process will not be disclosed and submitted documents will not be returned. ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप देंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें रिटर्न नहीं होंगी और ना ही जो है वो स्क्रीनिंग या जो है आपका एवेल्यूशन का प्रोसेस है वो डिस्क्लोज्ड होगा. Applicants are required to provide an accurate and valid contact information in their application form because GNU may need to contact them during the screening period. If an applicant cannot be reached by GNU, they will be responsible for any disadvantages resulting from changes in their contact number, interruptions in communications, failure to check admission results, or failure to follow immigration procedures. अब इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने फॉर्म में वो वैलिड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको स्क्रीनिंग के दौरान ये जो GNU यूनिवर्सिटी है वो कांटेक्ट कर सके. अगर इन केस आप जो है वो किसी वजह से अपना नंबर वगैरह या जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं तो उनका डिसएडवांटेजेस के जो रेस्पॉन्सिबल आप हैं और वो फेल हो सकता है आपके इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए. ठीक है, this guide is provided in both Korean and English language. In case of any difference is interruptions, the Korean variant shall be considered the authoritative variant. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों लैंग्वेज में दी गई है और कोई भी ये बोल रहे हैं कि इंटरप्शन आती है तो ये जो कोरियन वेरिएंट है ना इनका वो जो है वो कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, एज ए अथॉरिटेटिव वेरिएंट. Please note that if you are selected as a FGLP scholar, it is discovered that you submitted false documents or were selected by the improper means, your acceptance will be cancelled. इनका मतलब है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज ए FGLP स्कॉलर और ये पता चलता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है या जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो जो है वो इम्प्रॉपर हैं या जो है वो फॉल्स हैं तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है ना वो कैंसिल हो सकती है. ये इनकी 7वीं पॉइंट्स थी. अब 8 नंबर में ये कहते हैं कि इफ़ अ सक्सेसफुली सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स फेल्स टू ऑब्टेन एन एजुकेटेड स्टूडेंट वीज़ा बिफोर देयर स्टडी बिगिंस देयर स्कॉलरशिप में बी कैंसल्ड. तो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो है वो वीज़ा है वो भी जो है वो स्कॉलरशिप जैसे ही आपको ऑफ़र की जाती है तो आपकी वीज़ा होनी चाहिए. अगर वीज़ा आपकी नहीं होती तो भी आपकी ये जो अब स्कॉलरशिप है ये कैंसिल हो सकती है. उसके बाद जो है वो 9th नंबर पॉइंट ये है कि FGLP स्कॉलर्स आर एडवाइज टू पे इन अ GNU डॉर्मेटरी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, तो आपके जो ये सारे जो FGLP स्कॉलर्स हैं वो जो स्टे करेंगे GNU की डॉर्मेटरी में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके दौरान. उसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग देयर स्टडीज एट GNU. इफ़ यू डू नॉट हैव नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योर वीज़ा एक्सटेंशन आर चेंज में बी रिजेक्टेड. तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे आपकी स्टडीज़ के दौरान. अगर आप नहीं कराते हैं तो आपकी जो वीज़ा एक्सटेंशन है उसमें वो जो है वो नहीं होगी या तो आपकी जो है वो रिजेक्ट हो सकती है. ठीक है, इफ़ यू आर एंड यू मे बी इनएलिजिबल फॉर स्कूल स्कॉलरशिप एंड एनी अदर बेनिफिट्स फ्रॉम ऑफर्ड बाय द GNU. तो आपने इनके कहने का मतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस एनी हाउ करवानी है. ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स आर जनरली नॉट अलाउड टू टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग दियर फर्स्ट सेमेस्टर. तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको लीव वगैरह नहीं मिलेगी. बाकी ये है कि however leaves of the absence due to illness, military service or pandemic may be allowed. तो अगर कोई आपकी जो है वो इलनेस के रिगार्डिंग या आपकी कोई ऐसी पेंडेमिक की लीव है तो वो तो चल जाएगी. ठीक है, बाकी कोई भी लीव आपके लिए अलाउड नहीं है. Please note that matters not covered in this application guide are subject to GNU regulation. Therefore, we encourage all the applicants and scholars to familiarize themselves with these regulations and ensure कंप्लाइंस विद ऑल दी रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज. ये इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ इनसे पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं. इनका टेलीफ़ोन नंबर दिया हुआ, इनकी एड्रेस दी हुई है. ठीक है, और ये इनकी ऑफिशियल ईमेल है, ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हैं. ये हमारा जो है वो एप्लीकेशन स्केड्यूल है. ठीक है, जिसमें जो अनाउंसमेंट है
ये जो है वो फेब से होती है, यानी कि 27 फेब से लेकर मार्च 17 तक की इनकी अनाउंसमेंट होती है आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन की, आपका फॉर्म सबमिशन की। ठीक है, ये इनकी जो है वो वेबसाइट है GNU यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लीज़ सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल टू, ये इनकी ईमेल है GNU यूनिवर्सिटी की। आपने PDF फॉर्मेट में आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। ठीक है, ईमेल करने हैं। उसके बाद यानी कि 17 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद इनका जो एवोल्यूशन है और स्क्रीनिंग का जो पीरियड है वो मार्च 20 से लेकर मार्च 30 तक होगा। अब स्क्रीनिंग जो है वो होगी, आपकी जो स्क्रीनिंग होगी ना वो एलिजिबिलिटी की बुनियाद पे होगी, यानी कि आपकी नेशनलिटी उसमें आ गई, आपका एजुकेशन आ गया, आपकी लैंग्वेज आ गई और आपकी CGPA आ गई। ठीक है, और जो आपका एवोल्यूशन होगा ना वो आपके अप्लाइंग डिपार्टमेंट की बेस पे होगा, जिसमें जो है वो आगे मैं आपको बताता हूँ ये पूरा प्रोसेस। रिज़ल्ट जो है वो 31 मार्च को होगी। सिलेक्शन ऑफ द स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स विल अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर अ ग्रेजुएट्स प्रोग्राम। तो जो भी सिलेक्टेड होंगे या जो एवोल्यूशन में आएंगे पास करके, उनको जो है वो एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना होगा फॉल 2023 के लिए। FGLP is only a procedure for selection scholarship students, and those who are selected as an FGLP scholar must separately apply for admission of graduates program in May for 2023। अगेन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी हमारे FGLP स्कॉलर्स होंगे उनको सेपरेटली ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना होगा मई के दौरान फॉल 2023 के लिए है। The admission guide will be delivered to successfully selected students only। तो जितने भी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे इस स्कॉलरशिप को विन करने में, उनको ही जो है वो एडमिशन गाइडलाइंस दी जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो एलिजिबिलिटी फॉर एन एप्लीकेशंस, तो अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी जो है वो एप्लीकेंट्स एंड बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स मस्ट होल्ड ए नॉन कोरियन नेशनलिटी। आप यानी कि एप्लीकेंट्स और आपके पेरेंट्स, आपके पास नॉन कोरियन नेशनलिटी होनी चाहिए। If an applicant has more than one citizenship, including Korean citizenship, as of the application deadline, they will not be eligible to apply। Educational requirement की अगर हम बात करें तो an applicant who has completed or scheduled to complete an undergraduate program equivalent to the elementary and secondary education and university education in Korea, or who is deemed to have a equivalent educational background under the relevant Korean laws is eligible to apply। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है वो अपनी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है या जो है वो कोरियन के एजुकेशनल बैकग्राउंड के तहत आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है जो कि स्केड्यूल्ड है, ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने जो है वो अपनी बैचलर्स जो डिग्री है वो अगस्त 31 तक जो है वो जमा करवानी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऑब्टेन आफ्टर September 1, 2021 विल बी ओनली रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर आपकी जो है वो इनमें से यानी कि इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट में टॉफिल या IELTS या ये जो इनके दिए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज, इनमें से ये स्कोर भी इन्होंने मेंशन किया है, इनमें से कोई भी आपके पास है और वो जो है वो 2021 की है तो वो एलिजिबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए। एन एप्लीकेंट हु होल्ड्स अ नेशनलिटी ऑफ द कंट्री दैट यूज इंग्लिश एज दियर मदर टंग और ऑफिशियल लैंग्वेज में सबमिट अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय दियर होम यूनिवर्सिटी एज ए प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपके पास जो है वो ये जो इंग्लिश है अगर कोई मदर टंग या एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंग्लिश लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ की जाती है, तो आपने करना क्या है, अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू करवाना है और वो इसमें अटैच करना है। आपके लिए कोई भी टॉफिल या आइल्स वगैरह की नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास है तो ये वेल एंड गुड है और ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन के लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद लिस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ यूजिंग इंग्लिश एज दियर मदर टंग और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो है वो सारे कंट्री हैं जिसमें हमारे एशिया और पैसिफिक के जो है वो इंडियंस है, फिलिपाइंस है, पाकिस्तान, सिंगापुर, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम है। और जो अफ्रीका के हैं वो घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका,
जम्बिया, जिम्बाब्वे और केनिया, ठीक है, ये जो है वो अफ्रीका के हैं। उसके बाद ग्रेड रिक्वायरमेंट में ये है कि एन एप्लीकेंट हुज ओवरऑल ग्रेड इन ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये वाली कंडीशंस आपकी जो है वो एजुकेशन में आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो CGPA है वो जो है वो 2.64 आउट ऑफ 4 में होनी चाहिए, या जो है वो 2.8 होनी चाहिए 4 आउट ऑफ 4 4.3 में, या जो है वो आपकी 2.91 होनी चाहिए आउट ऑफ 4.5 में, या आपकी जो है वो 3.23 होनी चाहिए आउट ऑफ 5 में, ठीक है, या इससे ज़्यादा। तो जो भी आपकी CGPA है, यानी कि जिस कैटेगरी में आप आते हैं, तो ये वो 3-4 कैटेगरीज हैं, अगर इनमें आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हायर देन 80% ऑफ द परसेंटाइल कन्वर्टेड स्कोर विद इन द टॉप 20 इन द क्लास। अगर आपकी जो मार्क्स है, ये जो आपके ग्रेड्स हैं, वो परसेंटाइल में आप कन्वर्ट करते हैं और 80% में आते हैं, तो आप ऐसा समझें कि आप जो है वो टॉप 20% आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि इफ़ द एप्लीकेंट्स ग्रेड सर्टिफिकेट डज नॉट प्रोवाइड CGPA और परसेंटाइल स्कोर द मेंशन अबव, an additional document that prove the applicant's overall grade must be submitted by their home university। इसका मतलब है कि अगर आपके जो CGPA है या जो परसेंटेज है, अगर आप इनमें से आपका मतलब कि सिस्टम नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी का, तो आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करना है जिसमें आपके जो है वो सारे ग्रेड्स और आपकी मार्क्स वगैरह जो है वो मेंशन हो आपकी होम यूनिवर्सिटी से। अब हेल्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है वो अच्छी हेल्थ में होने चाहिए, आप बोथ फिज़िकली मेंटली, ठीक है। कोरिया में स्टडी करने के लिए आपको कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, मेंटल इलनेस वगैरह, ठीक है, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम्स ऑफर्ड एंड स्कॉलरशिप कोटा, ये जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें जो लाइफ साइंसेस हैं, ठीक है, ये आपके अप्लाइड लाइफ साइंसेस, फार्मेसी है, ठीक है, और फार्माकोलॉजिकल साइंसेस, ये इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, और ये मेडिसिन की फील्ड हैं, ठीक है। मेडिसिन में जो है वो वेटनरी भी यहाँ पर है। तो ये जो है वो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं इस कैंपस में। अब यहाँ से जो है वो ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट टू फोस्टर क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम्स इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। ये जो है ना वो बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप होते हैं तो रियली माने बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, और इसमें जो है ना वो जो स्टाइपेंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। अब ये है कि जो स्कॉलरशिप कोटा है, यानी कि नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, वो 10 स्टूडेंट इन मास्टर प्रोग्राम्स ओनली। तो 10 स्टूडेंट्स लकी होंगे जो कि मास्टर प्रोग्राम्स के लिए स्टडी करेंगे कोरिया में। उसके बाद ये जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने हैं, या तो इंग्लिश में या कोरियन लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपने वो ट्रांसलेट करके अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ कि जिसके भी आगे ये जो साइन बनी हुई है ना, ये वाली, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, और जिसके आगे ये वाली साइन बनी हुई है ये मैंडेटरी नहीं है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और सेल्फ इंट्रोडक्शन का फॉर्म 2 नीचे है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हो गया स्टडी एंड रिसर्च प्लान आपका हो गया, कंसेंट फॉर पर्सनल डेटा यूज़ एंड ट्रांसफ़र फॉर्म हो गया आपका, क्वेश्चनरी हो गया, आपके डिग्री के सर्टिफिकेट्स या एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, या आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपकी लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट का फ़ोटो कापी, ठीक है, सर्टिफिकेट एप्लीकेंट पेरेंट्स नेशनलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने हैं। अब ये है कि यहाँ पर अगेन बता रहा है कि जिनके आगे ये वाली साइन बनी हुई है वो नेसेसरी है, यानी कि आपको एनी हाउ सबमिट करनी है, और जिनके आगे ये वाली साइन है वो मतलब कि एप्लीकेबल है तो दें, वरना कोई बात नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या कोरियन में होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो कन्वर्टेड होंगे, यानी कि ट्रांसलेट करके आपको सबमिट करने होंगे। ये जो है वो एवल्यूशन या स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, जिसमें जो है वो स्क्रीनिंग ऑन एलिजिबिलिटी, ये जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल कोऑपरेशन के हवाले से होगा, जिसमें आपकी नेशनलिटी, एजुकेशन, लैंग्वेज और CGP के बेस पे होगा।
और बाकी ये जो है वो एवेल्यूशन ये आपके अप्लाइंग डिपार्टमेंट के बेस पे होगा, जिसमें आपका स्टडी रिसर्च प्लान 40%, ठीक है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपका 40% और लैंग्वेज एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी 20%, यानी कि टोटल 100%, जिसमें अगर आप 80 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी के बेस पे अगर आप 80 पॉइंट्स लेते हैं तो आप जो है वो कंसीडर किए जाएंगे एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसी पॉइंट में यही बात कर रहा है, ठीक है, ये सिलेक्शन मेथड का। सेकंड पॉइंट ये है कि वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु मीट द अबव स्टैंडर्ड एक्सीड द स्कॉलरशिप कोटा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट शैल बी सेलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ CGPA। अब इस सेकंड पॉइंट का मकसद ये है कि अगर इन कैटेगरीज में एप्लीकेंट आकर जो स्कॉलरशिप के नंबर्स हैं वो एक्सीड होते हैं, तो वो जो है वो अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपकी CGPA की बेस पे, यानी कि जिसका CGPA ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या जिनका परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक स्कॉलर हर डिपार्टमेंट के लिए असाइन किया जाएगा। ये जो है वो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का सेक्शन है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो डेट है अनाउंसमेंट की रिज़ल्ट की वो 31 मार्च है। और कैसे अनाउंस होगी, जितने भी हमारे सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स हैं उनको ईमेल की जाएगी बाय GNU यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आगे उस ईमेल में सारी इंस्ट्रक्शंस भी होगी कि आगे का प्रोसेस क्या है, आगे क्या करना है, कैसे जो है वो ग्रेजुएट्स एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। Applicants who are successfully selected for the FGLP scholar must apply separately। अगेन यहाँ पर वही सेम बात कर रहा है कि जो है वो आपने सेपरेटली ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। The admission guide will be delivered to the successful selected students। डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन फॉर एडमिशन एंड ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोग्राम, अगर आप सिलेक्ट हो जाएँ एज ए FGLP स्कॉलर और आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएगी एडमिशन के लिए, उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का जो टाइम पीरियड है वो मार्च 31 से लेकर मई तक होगा। और आपकी जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स की बाय पोस्टल सर्विस वो होगी यानी कि मई में अनाउंस होगी और वो कंटिन्यू होगी मई तक। लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। List of the required documents will be provided to the selected student। Notice regarding submission documents required for graduate program, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपसे लिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपकी बैचलर्स होगी, उनकी बैचलर्स डिप्लोमा यानी कि उनका सर्टिफिकेट, उनकी डिग्री, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और आपका जो है वो आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी की यानी कि CNIC वगैरह की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और जिसमें वेरिफिकेशन होगी कि वो कोरियन एम्बेसी यानी हमारे कंट्री में जो कोरियन एम्बेसी है वहाँ से वो वेरिफिकेशन होगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आप हैं वो जो है वो नॉन कोरियन नेशनलिटी रखते हैं। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये जो है वो US 1800 सिलेक्टेड एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अ बैंक बैलेंस ऑफ दी एटलीस्ट $4,500 US themselves, and GNU will provide a certificate for the remaining 13,500। तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट देनी होगी ना वो होगी 4,500 की, इन केस अगर आप सिलेक्ट होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है वो GNU प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जो कि होगा 13,500। ये जो है वो इन्फॉर्मेशन है आपकी कैंपस लाइफ के हवाले से, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि स्टडी एरिया और आपकी एडमिशन फ़ी, ट्यूशन कितनी है और टोटल कितने बनते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जो नेचुरल साइंसेस का एरिया है उसमें जो एडमिशन फ़ीस है वो 1,80,000 है उनकी करेंसी के हिसाब से। ट्यूशन फ़ी जो है वो 2,66,300 ये टोटल है, ठीक है, और इंजीनियरिंग की इतनी फ़ीस है और वेटनरी मेडिसिन की इतनी है। ये जो है वो स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़, टोटल जो बेड्स हैं वो 2001 में थे 5,280, जिसमें डिफरेंट कैंपसेस हैं, इनके ये नाम हैं, ठीक है, जिनमें गजुआ कैंपस के लिए 3,581 बेड्स थे, ठीक है, चिलम कैंपस के लिए 1,205 थे, और ये इनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, सॉरी,
तो इनके लिए जो है ना वो 494 जो है वो बेड्स थे। अब ये जो है वो इस कैंपस के जो है वो एक्सपेंसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्डिंग एक्सपेंसेस, जिसमें ये जो है वो जनरल डॉर्मेटरीज जो है वो उनकी करेंसी के हिसाब से इतना है, और ये डिपेंडिंग करता है, ठीक है, फैसिलिटी के हवाले से। और बाकी ये जो है वो BTL डॉर्मेटरीज हैं, ट्विन बेडरूम्स, और ये मील प्लान्स का जो है वो एक्सपेंसेस का है। ये जो है वो बेनिफिट्स हैं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट्स ये है। एक तो आपका ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स का, फेब से लेकर अगस्त तक, फॉर ऑल फॉरेन फ्रेशमेंस, ठीक है, जिसमें अब इसमें बेनिफिट्स ये है कि आपकी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आती है, आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस का टूर होगा, कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाएंगे, और कल्चरल एक्सपीरियंस इवेंट्स जो होंगे उनमें भी आपको मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट्स के लिए, और बाकी जो है वो कैंपस लाइफ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और बाकी भी जो है वो म्यूचुअल या जो एक्सचेंज एक्टिविटीज़ होती हैं एज ए फ़ॉरेन और कोरियन स्टूडेंट्स के दरमियान, तो उसमें भी आपको बहुत सारे जो है वो पार्टिसिपेशन के मौके मिलेंगे, और जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसमें वो है आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। और बाकी ये है कि इनकी ये हॉलीडेज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन, ये इनकी सारी हॉलीडेज़ हैं। अब ये जो है वो थर्ड हमारा सेक्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है हमारा फॉर्म के रिगार्डिंग। तो अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको 3x4 अपनी पिक्चर को लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर ये पढ़ लें कि प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म इन कोरियन और इंग्लिश बाय यूजिंग MS वर्ड। आपने करना क्या है, इस फॉर्म को पहले करना है MS वर्ड में कन्वर्ट, उसके बाद आपने कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज में इसको फिल करना है। इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है एप्लीकेशन नंबर को। यहाँ पर ये जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना नाम लिखना है कोरियन या इंग्लिश में, जो कि आपके पासपोर्ट पे होगा वही आपने लिखना है। जैसे पासपोर्ट पे होता है ना, वैसे ही आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पर नेशनैलिटी, यहाँ से आपने जेंडर चूज़ करनी है, और यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने ईमेल बतानी है, यहाँ पर जो है वो मेलिंग एड्रेस बतानी है, ठीक है। ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से उनकी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कहाँ से कहाँ तक किया, आपका डिपार्टमेंट या आपका मेजर कौन सा है, उसके बाद डिग्री ऑफ अवार्डेड डेट, ठीक है, कब आपको अवार्ड की, या एक्सपेक्टेड डेट आपने बतानी है कि कब तक आपको अवार्ड की जाएगी। उसके बाद आपकी होम यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर, यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस, और ये जो है वो अप्लाइंग प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, यानी कि मास्टर प्रोग्राम्स में कौन से डिपार्टमेंट के लिए, और अप्लाइंग मेजर आपका कौन सा है, और प्रेफर्ड प्रोफेसर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो उनका प्रेफर्ड प्रोफेसर का नाम यहाँ पर बताना है। उसके बाद ये जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पूछ रहे हैं कि आपने कोई आइल्स या टॉफिल वगैरह दिया है तो उनका आपने यहाँ पर ग्रेड या स्कोर लिखना है, और कब टेस्ट दिया था वो आपने यहाँ से डेट बतानी है, या कोई और लैंग्वेज आपने दी हो तो उसका यहाँ से आप स्कोर और डेट दे बता सकते हैं, ठीक है। कि आपका फैमिली रिलेशनशिप है, जिसमें आपके रिलेशन यानी कि आपके फादर या मदर का उनका नाम और उनकी नेशनलिटी, वो जो है वो अलाइव हैं या डिसीज़्ड हैं, ठीक है, तो वो आपने बताने हैं, या डिवोर्स हैं वो आपने यहाँ से बताना है टिक करके। ये जो है वो हेल्थ कंडीशंस हैं, यहाँ पर आपने चेक लगाना है। आई एम मेंटली एंड फिज़िकली हेल्थ इनफ टू स्टडी इन कोरिया, यहाँ से आपने चेक लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो सर्टिफाई करना है, यानी कि अपना नाम, अपनी सिग्नेचर और डेट। उसके बाद ये सेकंड फॉर्म, ये आपका है पर्सनल स्टेटमेंट एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने अपना नाम, अपनी नेशनलिटी, अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसका मेजर क्या है, ठीक है। यहाँ से जो है वो आपकी पर्सनल एंड स्टेटमेंट है जो कि आपको बतानी है, जिसमें पर्सनल स्टेटमेंट में ये होता है कि आपकी स्टडी से लेकर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, और यानी कि ये ऐसा समझें कि कन्विंस करना होता है, कि मोटिवेशन लेटर की तरह होता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखनी है पर्सनल स्टेटमेंट। ये जो है वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पर अगेन आपने अपना नाम और अपनी सिग्नेचर बतानी है, और सॉरी सिग्नेचर करनी है,
और डेट, मंथ, ईयर आपने बताना है। उसके बाद ये थर्ड जो फॉर्म है ये आपका स्टडी एंड रिसर्च प्लान है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपने अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी, प्रीवियस यूनिवर्सिटी का नाम, अप्लाइंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और कौन सा मेजर है। यहाँ से इस बॉक्स में आपने सारा कुछ बताना है अपनी स्टडी और रिसर्च प्लान के हवाले से। यहाँ पर अगेन अपना नाम और सिग्नेचर बतानी है और सिग्नेचर करनी है और यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। ये जो फोर्थ नंबर फॉर्म है ये आपकी जो है वो यहाँ पर जो है वो कंसेंट टू कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ द पर्सनल डेटा। वैसे में ये है कि ये बोलें कि ये जो आपकी जो पर्सनल डेटा है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए ही यूज़ की जाएगी। और टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा जिसमें आपका नाम से लेकर आपका यानी कि पासपोर्ट नंबर हो गया, आपकी एड्रेस हो गई, आपकी ईमेल हो गई, आपका फ़ोन नंबर हो गया, और ये सारी चीज़ें यानी कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती हैं वो सारी आपकी इस एडमिशन के पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाएंगी। बाकी कोई भी इसका इलीगल यूज़ नहीं होगा। और ये है कि पर्पज़ फॉर पर्सनल डेटा कलेक्शन एंड यूज़। पर्सनल डेटा विल बी यूज फॉर application and admission process, check and academic background, authenticity and documents including scholarship statistics related to academic affairs and other information provided by GNU। अगेन यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जो पर्सनल डेटा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई की जाए और सॉरी यूज़ की जाएगी। और उसके बाद पीरियड ऑफ पोजीशन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा, यानी कि ये जो आपकी पर्सनल डेटा है ये कब तक इनके पास होगी। जैसे ही ये जो है वो इनका जो एक मकसद होता है वो पूरा होगा तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वो डिस्पोज्ड की जाएगी, ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं तो आपने यहाँ से एग्री के ऑप्शन पे चेक लगाना है, और अगर डिसएग्री करेंगे तो अमूमन आपकी ये एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। उसके बाद डू यू एग्री ऑन कंसर्नमेंट ऑफ हैंडलिंग कलेक्टेड पर्सनल डेटा, आपने एग्री करना है, ठीक है। और यहाँ से भी जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये थर्ड पार्टी को दी जाएगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दी जाएंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिशन प्रोसेस। बाकी इसका कोई भी जो है वो इलीगल यूज़ नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टीज़ में कौन होंगे, ए पर्सन हु रिसीव्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होगी ना उसी को ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें जो रिसीवर्स पर्पज़ ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब उनका जो पर्पज़ होगा रिसीव करने का वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन वेरिफिकेशन के लिए होगा। जिसमें क्या चीज़ें होंगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी स्कूल की रजिस्ट्रेशन, स्टडी पीरियड, ठीक है, डेट ऑफ ग्रेजुएशन, ये चीज़ें होंगी उसमें, इन केस आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास जाती है तो। और कब तक वो ये इन्फॉर्मेशन आपकी रखेंगे, जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता, यानी कि एडमिशन वगैरह का, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो डिस्पोज कर देंगे। डू यू एग्री ऑन द प्रोविजन ऑफ पर्सनल डेटा टू थर्ड पार्टी, आपने एग्री के ऑप्शन पे टिक करना है। और यहाँ से जो है वो सारी कुछ चीज़ें आपने पढ़ कर अंडरटेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, आपकी सिग्नेचर, यहाँ से डेट बतानी है। और ये जो है वो आपसे क्वेश्चनरी पूछेंगे जिसमें आपने ये फिफ्थ नंबर फॉर्म है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, प्रीवियस यूनिवर्सिटी कौन सी थी, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका अप्लाइंग मेजर कौन सा है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हु रिकमेंडेड FGLP टू यू। यहाँ से आपने आंसर देने हैं कि किसने आपको रिकमेंड किया, और या किसी इंस्टीट्यूट ने तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, या किसी रिकमेंडर ने तो उस रिकमेंडर का नाम लिखें, ठीक है। और उनकी पोजीशन क्या है टाइटल में, या पोजीशन यानी कि जो जिसने रिकमेंडर आपको रिकमेंड किया है उसका नाम आपने सॉरी उनकी पोजीशन या टाइटल लिखना है। डिपार्टमेंट वेयर दी रिकमेंडर बिलोंग्स, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, और उनसे क्या रिलेशन है आपका, ठीक है। ये था सिंपली इनका फॉर्म। ये कैंपस का मैप है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये सारी चीज़ें कोरियन में भी लिखी हुई है। ये था बेसिकली जो है वो सिंपल प्रोसेस, सारा कुछ मैंने आपको इस गाइडलाइन के थ्रू बताया फ्यूचर ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के हवाले से, जो कि मास्टर्स के लिए अनाउंस हुआ था। और आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है, और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में जिसमें और
अच्छी स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।